सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। बजट की हंगामा खेजियाँ बदस्तूर जारी हैं और अब बजट पर हुकूमती वजाहत मुशीर ख़जाना की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में सामने आ चुकी है। मुशीर ख़जाना का ऐलान है कि बजट कोई आसमानी सहीफ़ा नहीं। अपोजिशन के एतराज़ात शदीद हो चुके हैं। बजट की हवाले से तमाम तर वजाहतों का इस्तरदाद अपोजिशन फरमा चुकी। डॉक्टर हफीज़ शेख ने बजट पर नज़र षानी का इंदिया दे डाला। उनका कहना था कि हमने कर्ज़े हुकूमती अय्याशियों के लिए नहीं लिए। साथ ही साथ उन्होंने IMF से पाकिस्तान के हवाले से जो गलतफहमी लोगों के जहनों में ख़ास तौर पे अपोजिशन के उसके हवाले से भी अपना मौक़िफ़ पेश किया। उन्होंने कहा कि IMF ना हमें ज़बरदस्ती कर्ज़े देता है और ना ही हम उसके बाज गुजार हैं। ताहम ये तमाम तर वजाहतें भी अपोजिशन को राम करने में नाकाफ़ी रहीं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब का एक बड़ा दबंग किस्म का या अपने तौर पर बड़ा जिसको कहते हैं कि ज़बरदस्त किस्म का बयान सामने आया। कह रहे हैं कि तरक्याती अखराजात कम कर दिए, रोज़गार कहाँ से मिलेगा। फरमा रहे हैं कि हुकूमत चोर दरवाजे से मिनी बजट लाएगी। जबकि बिलावल भुट्टो की जानिब से भी बजट पर लफ्ज़ी जंग जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गई है। बिलावल ने एक नई इस्तिलाह इस्तेमाल की है, कह रहे हैं PTIMF बजट। IMF बजट के ताने तो बहुत सुन चुके हैं, ये नया बजट आया है। बिलावल साहब ने फरमाया PTIMF बजट मईशत को सुनामी की तरह ही तबाह कर डालेगा। उन्होंने अवाम से बजट के ख़िलाफ़ मज़ामत करने की भी अपील कर डाली। मेरे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे कराते हुए नबील गबूल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ इस शो में शरीक हैं, जबकि रियाज फतियाना साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। साथ ही साथ हमारे नुमाइंदे बोल न्यूज़ से कराची से कफ़ील अहमद साहब हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं और शहबाज अहमद नुमाइंदा बोल न्यूज़ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मौजूद मेहमानों को अपने शो में खुशामदीद कहते हुए सबसे पहले हस्ब रवायत हस्ब दस्तूर, चूँकि वजाहत हुकूमत की जानिब से सामने आई है और हुकूमत इस वक्त हमारे सामने रियाज फतियाना साहब के हवाले से मौजूद है। रियाज फतियाना साहब, सर आप मुझे सुन सकते हैं? बात सुन रहा हूँ आपको। रियाज फतियाना साहब, सर प्रोग्राम में खुश आमदीद। जनाब मन ये मुझे बताइएगा, इस एक वक्त में कि जब हुकूमत के ख़िलाफ़ ये जो महाज संभाला है पाकिस्तान की अपोजिशन ने, इस जंग में रोज़ बरोज़ शिद्दत देखने में आ रही है। ताहम आपके ख़्याल में ये जो मुशीर ख़जाना की वजाहत है, किस हद तक हुकूमत जो है वो अपोजिशन को राम करने में या कम अज़ कम अपनी पोजीशन को क्लैरिफाई करने में कामयाब होगी? अपोजिशन के ये दावे, ये इल्ज़ामात किस हद तक दुरुस्त हैं कि ये एक अवाम दुश्मन बजट है? गुजारिश ये है कि इससे पहले मैं आप सब श्रोता को खुशामदीद कहता हूँ और आपको भी गुजारिश ये है कि ये आप उठाकर देख लें। तारीख जब भी हुकूमत बजट पेश करती है तो हुकूमत ने इसको क्रिटिसाइज करना होता है। ये एक पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस है और रवायत है, ये कोई नया काम नहीं है। हुकूमत बहुत दूर की नहरें भी बहा दे तब भी उन्होंने तनकीद करनी है, ये उनका फ़र्ज़ है और हमारा फ़र्ज़ है अपने आप को डिफेंड करना। ये एक रस्मी कार्रवाई है जिसको अपोजिशन निभा रही है। वरना आप देखा जाए तो पिछले थोड़े अरसे में 32 अरब डॉलर का जो तजारती खसारा था आज सिर्फ 12 अरब डॉलर रह गया। आप एक करंट अकाउंट खसारा 17 अरब डॉलर से रिड्यूस होकर अब 6 अरब डॉलर पे आ गया है। विदेशी कर्जा जो है 1200 अरब रुपए था, वो उसमें काफ़ी कमी आई है। ज़र मुबादला के ज़खायर 11 अरब डॉलर से इंक्रीज होकर 16 अरब डॉलर से ज़ायद पे चले गए हैं। बैरूनी सरमायाकारी पहले 3 ही बहुत महंगी थी, तब 2 अरब 10 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई है। और इसके अलावा 28 से ज़्यादा हमने इंसेंटिव दिए हैं हुकूमत की तरफ से आवाम को, ताकि वो यहाँ पे बिजनेस करें और इन्वेस्टमेंट करें। गुजारिश ये है इस टैक्स में, इस बजट में सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि नया टैक्स नहीं लगा। हालांकि आपके इल्म में है कि कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से एक्सपोर्ट बंद, इंडस्ट्री बंद, टैक्स कलेक्शन भी ज़ाहिर वहीं से होगी जहाँ कोई कमाएगा। हुकूमत शदीद दबाव में है, हेल्थ टैक्स के एक्सपेंडिचर में इजाफा हुआ,
आप इसके साथ टिड्डी दल का हमला भी हो गया पाकिस्तान पर। दो एट ए टाइम हमें हम हमलों को फेस कर रहे हैं, टिड्डी दल का भी, कोरोना वायरस का भी। और इसके साथ साथ जब लॉकडाउन हुआ, गुर्बत में इजाफा हुआ, बेरोजगारी में इजाफा हुआ, तारीख में सबसे ज्यादा बड़ा प्रोग्राम 1,60,00,000 खानदान, उनको एहसास और कफालत प्रोग्राम के तहत बहुत बड़ी रकम दी गई, जिसके नतीजे में 12,000 रुपये फी घराना, जिससे लोगों को एक वक्ती रिलीफ मिला और बहुत बड़ा रिलीफ मिला। और ये सारी जो डिस्बर्समेंट है टोटली एंटायरली मेरिट पर, इसमें ना कोई पार्टी देखी गई है, अपोजिशन हो या गवर्नमेंट हो, हर वो शख्स जो पाकिस्तानी था और वो बिलो द लाइन ऑफ पॉवर्टी था। और दूसरी बात यह कि मोस्टली उसी सर्वे की बुनियाद पे जो बेल इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का सर्वे 2009 था, उनको उसी को उठा के हमने किया। उसमें तो महफिल नबील गबूल साहब को इतराज नहीं होना चाहिए, और खास तौर पर हमने बिल्कुल मेरिट पे ये किया। सर थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है, नबील गबूल साहब को इस एक हवाले से ही एतराज़ात हैं या उनके एतराज़ात की फ़हरिस्त तवील है, ये मालूम किए लेते हैं ख़ुद उन्हीं से। नबील गबूल साहब प्रोग्राम में खुशामदीद। जनाब मन, ये सुनकर कितना आपको तशफ़ी हुई जो रियाज फतियाना साहब ने हमारी मालूमात में इजाफ़ा किया। उन्होंने बताया कि करंट अकाउंट खसारे में कमी हुई है, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफ़ा हुआ है, 11 से अब 16 अरब डॉलर इन्होंने बताया अब ये पहुँच चुके हैं। इन्होंने कहा कि इस टैक्स की, इस बजट की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इसमें कोई नया टैक्स नहीं आयद किया गया। जनाब मन, आपकी आरा। देखिए, पहले तो मैं रियाज साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि आप हम हर साल जो है बजट खसारे में ही होता है, और इस वक्त कितना खसारे में बजट है, और आप बजट का खसारा जब निकालेंगे ज़ाहिर है आवाम से ही टैक्स लेकर निकालेंगे ना। आप कहते हो नया टैक्स नहीं लगाया, तो आपने नया टैक्स नहीं लगाया, लेकिन आपने जो लोगों की बुनियाद देखे, हम यहाँ बैठ के आज बजट की बात कर रहे हैं, खसारे की बात कर रहे हैं, डेफिसिट की बात कर रहे हैं, IMF की बात कर रहे हैं, ये चीज़ें आवाम को समझ नहीं आती। आवाम को ये समझ आ रही है कि भाई इस बजट के अंदर क्या चीज़ सस्ता किया गया है। अगर ये हम पे एहसान जता कर कहते हैं हमने पेट्रोल सस्ता किया, तो आप उस पर टैक्स भी जो है 45 रुपये ले रहे हैं, जबकि आपको वो टैक्स नहीं लेना चाहिए आवाम पे। जब आप खुद कह रहे हैं कि ये कोरोना बजट है, हर बात में बजट में जो है ये कोरोना कर रहे थे जी। कोरोना तो अब ये 3 महीने से आया है। बजट तो आपका जो है जून 2019 से लेकर आज तक का ये बजट का खसारा बता रहे हैं। ये हमें बताएं कि IMF से इन्होंने लोन कितना लिया, और ये जो कोरोना हमारे ऊपर आया है हेल्थ के सेक्टर में आपने कितना रखा, और प्राइम मिनिस्टर हाउस के फंड में कितने पैसे रखे, और उसके बदले में जो आवाम के रोज़मर्रा के अशिया हैं जिस तरह आलू, चीनी, आटा, तेल, ये सब महंगा कर दिया है। ये सस्ता नहीं कि फिर आप कहते हैं टैक्स नहीं है। आपका सबसे बड़ा टैक्स जो GST है, आपने नया टैक्स नहीं लगाया, लेकिन हम तवक्को कर रहे थे कि इस कोरोना में अब GST टैक्स नहीं लगाएंगे। आप एक बार जाके एक जूस की बोतल पीते हैं, उस पर भी 17% टैक्स है। मुझे बताएं आवाम किधर जाएगा? आवाम बिजली का बिल नहीं भर सकती है। आप यकीन करें कि एक आपके घर में पता नहीं कितना बिल आता होगा, एक 2 कमरे का जो घर है, जो आम लोगों के जो गरीब इलाके में घर हैं, उनके 20-25 हज़ार रुपये बिल आते हैं। कहाँ से वो बिल देंगे? आपने बिल को सस्ता, बिजली के बिल को सस्ता नहीं किया। आपने क्या सस्ता किया? आवाम को डायरेक्ट फ़ायदा क्या दिया? हमें ये चीज़ ना बताएं कि जी इतना खसारा था, हमने नया टैक्स नहीं लगाया, हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया। आपने, हम समझते हैं कि ये सिर्फ चंद जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया। आपने चीनी की रेट को महंगा कर दिया, जबकि आपने कमीशन बना ली है। ऐसे कभी दुनिया में आपने सुना है? कमीशन की रिपोर्ट आई है, इसमें चीनी चोरी का पता चल गया कि आपके PTI के लोग इन्वॉल्व हैं, और उधर आपने जो है स्टे लगवा दिया। अब मैं स्टे को तो चैलेंज कर नहीं सकता हूँ, वरना आपका भी प्रोग्राम बंद हो जाएगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, और मुझे भी बुला लिया जाएगा। कभी आपने सुना है कि चोरी के ऊपर स्टे लगा दिया गया कि भाई ये कमीशन की रिपोर्ट पे मज़ीद कार्रवाई नहीं करो, और अगला बंदा जिसके ऊपर जो है ये सारा आ रहा था इल्ज़ाम, वो बड़े आराम से अपने प्राइवेट जेट पे चला गया। थोड़ा सा तवक्कुफ़ की इस्तदा है, ये बजट किस हद तक मुनासिब या गैर मुनासिब है, ये जान लेते हैं। कफ़ील अहमद से बोल न्यूज़ नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। कफ़ील, ये मुझे बताइए मेरे भाई
रियाज फतियाना साहब ने इस एक बजट को अवाम दुश्मन मानने से इनकार फरमा दिया है। उनका ये कहना था, बल्कि उनका जो कहना था वो आप खुद सुन चुके। ताहम ये कुछ ख़बरें हैं जो आदमी को कंफ्यूज करने के लिए मेरा ख्याल है काफ़ी हैं। खबर बता रही है कि महंगाई की सालाना शरह फिर बढ़कर 8.49% हो गई। दूसरी खबर ये मुझे बता रही है कि तनख्वाहें और पेंशन न बढ़ने पर कई शहरों में सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज। तीसरी खबर जो मेरे पास है वो ये कि शुगर एसोसिएशन ने चीनी को सस्ता करने से इनकार कर दिया। उसके बावजूद हुकूमत का ये इस्तदलाल कि ये आवाम दोस्त बजट है, ये आप किस हद तक इसको मान लेंगे, किस हद तक आप इस बारे में यानी आप इसको चैलेंज करने की पोजीशन में, अगर कुछ रहनुमाई आप हमें फरमाएं। देखिए नूर, इस वक्त ये बजट पेश किया गया जो बज़ाहिर जो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है उन्होंने टैक्सेस आयद नहीं किए हैं, वो तो अपनी जगह है। लेकिन अगर हम बात कर लें दरअसल कराची चैम्बर और जो फेडरेशन FPCCI की जो एपेक्स बॉडी है पाकिस्तानी सबसे बड़ी, उन्होंने इसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। जो अगर हम बात करें यहाँ कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तो उनका कहना है कि जो अहदाफ अब रखे गए हैं एग्रीकल्चर के लिए और उसके अलावा सर्विसेज के लिए, वो अहदाफ इस वक्त हासिल करना इंतहाई मुश्किल है, इसलिए कि कोरोना वायरस जो है इस वक्त पाकिस्तान में पीक पर है और जो सूरत हाल तो उसमें माशी अबतरी जो है वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही है, रोजगार के मौके नहीं है। और इस वक्त जो टैक्स का हदफ इस वक्त रखा गया है ऑलरेडी जो है वो हम जो है वो 3,900 अरब रुपए जो है वो जमा कर पाए मुशीर खजाना के मुताबिक, तो अब मजीद कैसे 1,000 रुपये उसमें इजाफा होगा। दूसरी जानब ये कि जो गवर्नमेंट अफरात ज़र की बात कर रही है कि उसको 9.6 से जो है वो 6.5 पे लाने की जो है वो बात की जा रही है, तो वो उस वक्त कैसे पॉसिबल है जबकि बिजली के टैरिफ को कम करना पड़ेगा, गैस के टैरिफ को कम करना पड़ेगा और उसके अलावा जो पेट्रोलियम का जो इम्पैक्ट है वो आवाम तक पहुंचाना पड़ेगा। पेट्रोलियम की जो इस वक्त सूरत हाल है वो आपके सामने है कि आवाम को नहीं मिल रहा और एक और इंक्वायरी जो है वो इस हवाले से की जा रही है। आपने बात की ओवरऑल चीनी के हवाले से, चीनी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकाम के बावजूद भी जो है वो शहर के अंदर 70 रुपये फरोख्त नहीं की जा रही है। तो ये तमाम सूरत हाल है। ओवरऑल जो ताजरबाजी से हमारी बात हुई है वो इस बात पर जो है वो मुत्तफिक हैं और ये बात करके दिखाई दे रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जो है टोटल जो ये इस वक्त बजट तैयार किया है वो IMF के बिल्कुल उनके अहकाम के मुताबिक तैयार किया है और किसी भी किस्म के टैक्सेस तो आयद नहीं किए गए, लेकिन इस कोविड की इस तमाम जो अहदाफ थे जो कि 7 महीने जो कोरोना वायरस है वो 26 फरवरी को आया पाकिस्तान के अंदर, तो उससे पहले की जो सूरत हाल थी उस टारगेट्स को भी जो है वो गवर्नमेंट जो है वो अचीव करने में नाकाम दिखाई देती है। तो ये तमाम सूरत हाल इस वक्त की और ये जो गवर्नमेंट की क्लेम है वो अपनी जगह, लेकिन सूरत हाल खासी मुश्किल है। राइट, शहबाज अहमद साहब आप इस्लामाबाद में बैठे हैं जनाब वाला, ये मुझे बताइए दारुल हुकूमत में इस वक्त एक सियासी फ़ज़ा जो है वो कैसी आप देख रहे हैं? हमारे प्रोग्राम की तरह यहाँ पे भी कुछ यानी मुख्तलिफ़ुल ख़याल आरा पाई जाती हैं, या जैसे कि इन्होंने बताया कफ़ील ने बहुत ही जिसको कहते हैं कि बजट के हवाले से इस्तरदाद कोई एक चीज़ देखने में आ रही है। दूसरी एक अहम नुक्ता नबील कबूल साहब ने उठाया था, मैं चाह रहा हूँ आप उसकी वजाहत भी कीजिएगा। वज़ीर आज़म हाउस के अखराजात में कमी का जो फ़ैसला है, या बल्कि ये जो ऐलान है कि जिसमें 18 करोड़ रुपए की बचत हुई है, किस हद तक ये तशफ़ी आमेज़ है? बहुत शुक्रिया नूर आलफिन साहब। देखें हालात तो बहुत मुश्किल हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और आप देखें कि जो कोरोना की बात जो की जा रही है, कोरोना तो 26 फरवरी को पहला केस पाकिस्तान में रिपोर्ट हुआ था और उससे अगर आप लगा लें तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी कि ये 3-3.5 माह हुए हैं कोरोना पाकिस्तान में है। उससे पहले कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। और 4 मार्च को मुझे याद है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक तकरीर में कहा था कि ये साल जो है वो GDP बढ़ाने का और नौकरियां देने का है। लेकिन आप ये अगर आप दूसरा इसका एंगल देखें तो मुल्क की तारीख में 70 साल के बाद आपकी GDP -4% हो गई है। यानी कि 1951-52 में पाकिस्तान की GDP जो है वो -1% थी। उसके बाद 70 साल में ये इतने बुरे हालात आ गए हैं कि आपकी GDP जो है वो -0.4 हो गई है। यानी कि आपकी बरामदात नहीं है, जो बातें थे महज दावे ही हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। गवर्नेंस इस वक्त नहीं है, क्योंकि 2 साल के अंदर मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस को कवर करता हूँ, मैंने बहुत कुछ देखा है। बहुत बहरान
पेट्रोल बहरान पीपल्स पार्टी दौर में भी आया था, पेट्रोल बहरान मुस्लिम लीग नून के दौर में भी आया था, चीनी बहरान और आटा बहरान भी गुज़िश्ता हुकूमतों के अदवार में आ चुके हैं, लेकिन गवर्नेंस कुछ ना कुछ थी, नज़र आती थी, लेकिन इस हुकूमत माजरत के साथ जो है वो उस तरह गवर्नेंस नज़र नहीं आ रही। आप देखें पेट्रोल, इसमें कोई शक नहीं कि एशिया का सस्ता तरीन पेट्रोल पीएम के क्लेम के मुताबिक है, लेकिन वो पेट्रोल है किधर, वो पेट्रोल मिल नहीं रहा। दूसरा, उस पेट्रोल का इम्पैक्ट क्या होना चाहिए। देखें आप, अगर आपने डीजल 130 से लेकर आप 80 पे आ गई हैं तो उसका इम्पैक्ट तो होना चाहिए था कि एशिया खुर्दनोश सस्ती होती। बजट जब भी आता है तो आम आदमी ये सोचता है कि उसको क्या रिलीफ मिलेगा, क्या उसको चीनी मिलेगी। आपने अभी जिक्र किया शुगर मिल एसोसिएशन का लेटर, आज हमने ही उसको ब्रेक किया था। उन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा है जी 63 रुपये पे हम नहीं बेच सकते, हम 70 रुपये देंगे। यानी कि गवर्नमेंट अगर 70 रुपये उनसे लेगी तो आगे दुकानदार तो वही 75-80 रुपये बेचेगा। ये एक छोटी सी एग्जांपल है। आटे का आप देख लें, आटे को इन्होंने जो है वो पहले जो बाहर ये जो दूसरे सूबों को देते थे उस पर पाबंदी होती थी, अब वो इन्होंने खोल दी। अब ये आटा आपका पंजाब से केपी जाएगा, अफगानिस्तान जाएगा, और अल्लाह ना करे कि एक बार फिर खच्चा है कि इस बार फिर मुल्क में आटे के बहरान का या गंदम के बहरान का खच्चा है। उसके अलावा बाकी अशिया खुर्दनोश का आप इम्पैक्ट देखें तो सब कुछ आपके सामने है। इसमें कोई शक नहीं कि वज़ीर आज़म ने पैकेज का ऐलान किया, रिलीफ दिया, लेकिन वो रिलीफ आवाम तक पहुंच नहीं पा रहा। मैं सबसे बड़ी जो बात मैं ये कहूँगा कि ये बैड गवर्नेंस है, गवर्नेंस को इन्हें बेहतर बनाना होगा। दूसरी बात जो पीएम हाउस के अखराजात की है, उसमें कोई शक नहीं कि कोशिश की है वज़ीर आज़म ने खुद, लेकिन वज़ीर आज़म को अपनी टीम को भी ये इस काबिल बनाना होगा और इस पर अमल दराम करना होगा। ये कुछ मुशीर ऐसे हैं जो वज़ीर आज़म को मिसगाइड करते हैं और वो कहते कुछ हैं। वज़ीर आज़म जब भी हम देखते हैं कि हफ्ते में 2 से 3 मरतबा आते हैं, कोरोना के ऊपर वो बात करते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी टीम से मुतमईन हूँ, लेकिन हालात इसके बरक्स हैं। अवाम मुतमईन नहीं है। 2 सालों में अवाम की चीखें निकल गई हैं और बजट का जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, आप देखें ये जो लॉकडाउन था इसमें कोई शक नहीं कि इसका इम्पैक्ट जो पड़ा है, सनतें बंद हो चुकी हैं और अब ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि 10 से 15 लाख, अल्लाह ना करे कि मजीद नौकरियां जो लोगों की। सर यहीं रुक जाइएगा, इसलिए कि थोड़ा सा आप मजीद बोले तो यहाँ पता नहीं और किसी के साथ क्या होता है। मेरा ख्याल है मेरे साथ ही कोई गड़बड़ ना हो जाए, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। बहुत ही खौफनाक सूरत हाल आपने बताई। रियाज फतियाना साहब, सर आपने जो तस्वीर का रुख मुझे दिखाया था सर, ये हमारे रिपोर्टर्स तो इससे बिल्कुल मुत्तफिक दिखाई नहीं देते। ग्राउंड पे जो सूरत हाल है वो तो कुछ और ही बता रहे हैं। ये आपने मेरे ख्याल है सुन ही लिया इनकी तमाम तर बातें। ज़रा कुछ वजाहत फरमाइएगा ताकि हमें भी कुछ रोशनी नज़र आए। देखें, मेरा ख्याल ये कोई ऐसी बात नहीं, मफरूज़ा है सिर्फ। अदरवाइज इस वक्त देखें कि हुकूमत ने FBR की बहुत सारी रिफॉर्म्स की हैं। सेल्स टैक्स 14 से 12% पे ले आए हैं। होटल इंडस्ट्री क्योंकि बैठ गई थी, टूरिज्म भी बैठ गया है, इसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए जो मिनिमम टैक्स उसको डिक्रीज करके 0.5% पे ले आई। इससे और क्या हो सकता है। और उसके बाद देखें कि स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज या दरमियाना कारोबार, छोटा कारोबार, इस पर पहले टैक्स मर्जी का लगता था, उसको फिक्स कर दिया गया। ये डिमांड थी उनकी बिजनेसमैन कम्युनिटी की। 20,000 आइटम्स पर जो खाम माल है उसकी कस्टम ड्यूटी 5% से कम करके 2%, कहीं पे 1% कर दी गई है। और तनख्वाह और पेंशन मंजमत कर दी गई है, इसमें इजाफा नहीं किया गया। इसमें खास तौर पर फौज का इदारा भी और आपकी असम्बलियाँ भी, किसी की तनख्वाह नहीं बढ़ी। ये शुक्र करें अल्लाह ताला का कि इनकी तनख्वाहें बंद नहीं हुई, वरना तो वो लोग जो प्राइवेट सेक्टर में वो तो घरों में बैठे हुए हैं, बेरोजगार हो गए। ये बहुत बड़ी सपोर्ट है, इनकी तनख्वाहों में कमी नहीं की गई। कुछ मुल्कों ने कम भी की थी। और उसके बाद ये है कि खरीदारी पे 50,000 का शनाख्ती कार्ड दिखाना जरूरी था, उसको बढ़ा के 1 लाख तक कर दिया गया है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बड़ी इंसेंटिव दिया गया है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इजाफा होगा, आसानी पैदा होगी तो मुल्क में एक्टिविटी होगी, मजदूर को मजदूरी मिलेगी। अल्लाह ताला आपके गुमान को सही साबित फरमाए। यहाँ थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। नबील गबूल साहब, सर मफरूज़े करार दे दिया है रियाज फतियाना साहब ने इन दोनों रिपोर्टर से हासिल शुदा तमाम तर मालूमात को, और उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। उन्होंने अपने कुछ मज़ीद मालूमात हमसे शेयर की, कुछ सकील किस्म की इन्फॉर्मेशन थी जो मेरे ख्याल है आप सुन चुके होंगे, मैं उसको दोहराने की अहलियत भी नहीं रखता। लेकिन सर उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि जो तनख्वाहें हैं उस पर आप शुक्र अदा करें कि ये मुंजमद कर दी गई हैं, ये कम नहीं हुई, और प्राइवेट सेक्टर जो है उसने तो घर बिठा दिया लोगों को। जनाब वाला, ये जो एक्सप्लेनेशन है किस हद तक आप इसे बाय करने की पोजीशन में हैं? मैं सिर्फ इतना कहूँगा, ये जब कहते हैं ना ये गरीब आवाम की बजट है, तो गरीब आवाम की बजट में आपने सैलरीज नहीं बढ़ाई गरीब आवाम की, यानी स्केल 1 से लेके 5 तक की आपने सैलरीज नहीं बढ़ाई, पेंशन आपने नहीं बढ़ाया,
तो मैं यही हैरान हूँ कि ये मतलब देखिए, इमरान खान जब क्रिकेट के कैप्टन थे तो उनको टीम अच्छी मिली थी, इसलिए उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था। अब मसला इमरान खान के साथ ये है कि वो वज़ीर आज़म बने लेकिन उनको नाबालिग टीम मिली है जिनको अपने काम के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो वो हर 6 महीने बाद उस डिपार्टमेंट के वज़ीर को बदल देते हैं। अब ये जो बजट था ये बनाया किसने? अब्दुल हफीज़ शेख ने। कौमी असेंबली में पेश किया कॉमर्स मिनिस्टर ने, इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर ने, जिसको ये भी नहीं पता है और वो बार बार उसको गरीब को पसीने आ रहे थे। लेकिन इस बजट का सिर्फ एक फ़ायदा ज़रूर हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर कौमी असेंबली के सेशन में आ गए, वरना प्राइम मिनिस्टर ने ये ऐद किया था कि इस कौमी असेंबली के सेशन में मैं नहीं बैठूंगा, जहाँ पर उन्होंने वादा किया कि हर हफ्ते में आके यहाँ पर हाज़िरी दूंगा। बाकी मुझे इस ये जो बार बार कहते हैं गरीब आवाम का बजट, गरीब आवाम मुझे बताए आज भी फिस रही है। आप लोग ने कोरोना लेकर आप लोग आए, आप ताफ्तान बॉर्डर नहीं खोलते, कोरोना इतनी तरह नहीं फैलता, आप लॉकडाउन नहीं उठाते ईद से पहले, इतना जो है यहाँ पर कोरोना केसेस नहीं बढ़ते। आज आप कहते हैं कोरोना की वजह से हमें ये माशी बहरान है। और बिल्कुल आपके एक रिपोर्ट ने सही कहा कि भाई फरवरी में पहला केस आया, मार्च में लॉकडाउन शुरू हुआ, गवर्नमेंट सीरियस मार्च के एंड में हुई है। बाकी सारे महीने आप पिछले साल से लेकर जून से लेकर और अब तक फरवरी तक आप लोग ने क्या कारनामा किया? आपने कहा कि हम 50 लाख नौकरियां देंगे, बल्कि शायद 1 करोड़ नौकरियां देंगे। आपने उल्टा स्टील मिल से 10,000 लोगों को नौकरियों से निकाल दिया। तो लोग तो भूखे मर रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं लोग जो है मस्जिद। अब देखें आने वाले आज असद उमर क्या कहता है, जो सर थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है, ब्रेक की कॉल मुझे दे दी गई है, ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ और मौजूआत करेंगे अपने मेहमानों के साथ। नाज़रीन मज़दूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। रियाज फतियाना साहब, जो गुफ्तगू हुई वो आपने सुनी, बखूबी सुनी। हमाद अज़हर साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान में मईशत का पहिया चलाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। ताहम जो स्टील मिल की बात अभी की गई ब्रेक पर जाने से पहले, जो नौकरियों की बात अभी की गई, जो नौकरियों की दुहाई दी गई, सर जिस हिसाब से ये बेरोज़गारी का इफरीत फैल रहा है, अपने मेहमानों से गुफ्तगू में जो कुछ जान सका हूँ अब तक, कुछ रहनुमाई कीजिएगा कि ये मईशत का पहिया किस तरह से चल पाएगा और हुकूमत इस एक इफरीत पर काबू पाने के लिए क्या अज़ाइम रखती है? देखिए, आपने पाकिस्तान स्टील की बात कही। मैंने 2007 में पाकिस्तान स्टील को विजिट किया था। उस वक्त के जनरल मैनेजर थे उसके कर्नल अफजल, मेरे दोस्त थे, फौत हो गए। उस दौर में पहली दफ़ा मैंने देखा कि पाकिस्तान स्टील मुनाफे में जा रही थी। और उसके बाद जब गवर्नमेंट बदली तो फिर ऐसे हालात पैदा हो गए कि भाई स्टील मिल ढेर सारे खसारे में चली गई। अब वो 2015 से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने पाकिस्तान स्टील को बंद कर दिया था। तब से घर बैठे लोग तनख्वाहें ले रहे हैं, बल्कि वो घर बैठे क्या ले रहे हैं, इधर से तो जगह लगा हुआ है, बाकी और काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहा है, किसी ने कहीं और नौकरी कर ली है। ये अजाफी तनख्वाह पाकिस्तान के खाते से, अवाम की जेबों से निकल कर स्टील मिल के मुलाजमों को जा रही है। जैसे PIA 5 अरब रुपया माहाना खसारे में जा रहा है। तो उसकी वजह ये ओवर स्टाफिंग है, काम करते लोग नहीं है, आपके सामने हादसे हुए, सब कुछ हुआ। ये वो माजी की खराबी है, जिसके अब एक तरीका ये है कि हम लोगों को खुश करने के लिए कि इनको बस खाबा लगा रहे, इनका हम आंखें बंद करके बैठे रहे। सेकंड ये कि बोल्ड फैसले, गवर्नमेंट को बोल्ड फैसले, जरूरी फैसले अवाम के मुफाद में करने हैं। इसलिए हमने पाकिस्तान स्टील के शांति करके इसको प्राइवेटाइज करने का फैसला किया है। इस तरह PIA के बाद अगला मतलब PIA का आ रहा है, उसको भी हम डाउन साइजिंग करेंगे और राइट साइजिंग करेंगे। इस तरह सारे इदारे, जगह रेलवे की बारी आ रही है। ये सफेद हाथी जो है रेलवे, PIA और पाकिस्तान स्टील, वक्त आ गया इस पर बोल्ड फैसले लेकर अवाम का सरमाया इनकी जेबों में जाने से बचाएं। वो पैसा अवाम की डेवलपमेंट पे, अवाम की गुर्बत के खात्मा के लिए, हेल्थ एजुकेशन सेक्टर में इजाफा के लिए खर्च किया जाएगा। तो इस तरह ओवरऑल जो सूरत हाल है, हुकूमत ने सबसे पहले अपने अखराजात कम किए हैं। अब दफातर में किसी किस्म की इंटरटेनमेंट नहीं होती, कोई करे तो अपनी जेब से करवाए। 50 करोड़ असम्बली ने बचा के वापस किया है। इस तरह वज़ीर आज़म हाउस के अखराजात कम हुए हैं। पहले होता था वज़ीर आज़म हाउस, उसके कई कैंप वापस होते थे, कई कैंप रहायशगाहें होती थी।
सबके अखराजात, खाने पीने के, चाय का बिल भी आवाम की जेब से जाता था। ये पहले वज़ीर आज़म है जिन्होंने अपनी राय ज़ाती जगह पे रखी है और वहाँ पे कोई बिल, यूटिलिटी बिल या कोई मुलाजम की तनख्वाह हुकूमत से नहीं ले रहे। वैसे भी PM सेक्रेटरी का अमला भी बहुत कम कर दिया गया, अखराजात में कमी की है और इसके साथ साथ मुमकिन हद तक जो सुराख थे करप्शन के, उनको बंद करने की कोशिश की है। थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। रियाज फतियाना साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। कफील अहमद साहब, सर किस हद तक तशफ़ी हो सकी है आपकी? 50 करोड़ पार्लियामेंट से वापस आ गए, 18 करोड़ जो है वो ऐवान वज़ीर आज़म का खर्चा बचा, हुकूमत के अज़ाइम तो बता दिए रियाज फतियाना साहब ने, ताम यहाँ अभी तक की जो गुफ्तगू हो सकी है और ख़ास तौर पे जो उन्होंने कहा कि अब मामला PIA की तरफ भी जाएगा, अब जो है वो रेलवे को भी देखा जाएगा, सर क्या फरमाएंगे? वो जो गवर्नमेंट ने जो बजट पेश किया है वो अपनी जगह है, लेकिन इस वक्त जो बुनियादी इस वक्त जो इससे मुतासिर हैं, जो कि ताजिर बरादरी है, वो किसी तौर पर भी जो है वो मुतमईन दिखाई नहीं देती। मेरी कल FACCI के प्रेसिडेंट से बात हुई है, कराची चैम्बर के जो प्रेसिडेंट हैं आगा साहब, उनसे बात हुई है। जितने भी बड़े सनअतकार हैं वो किसी तौर पर भी जो है वो कहते हैं कि उनका कहना ये था कि कोरोना कि इस वबा के दौरान जो है हुकूमत को जो है वो कुछ बोर्ड स्टेप्स भी लेने चाहिए थे और रोजगार के मौके जो है वो बेतहाशा पैदा करने की जरूरत थी, इसलिए कि इस वक्त पाकिस्तान अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा फैल चुकी है इस अपना कोविड की वजह से। लेकिन गवर्नमेंट का स्टांस जो है वो इस तौर पर दिखाई नहीं दिया और उन्होंने एक बात खास तौर पर गई कि जो 7 महीने गुजरे हैं, जुलाई से लेके फरवरी के 25 या 20 तारीख तक या फरवरी तक, उस दौर के अंदर गवर्नमेंट ने कौन से आदाब थे जिनको अचीव कर लिया। ये कोविड तो जो है वो 26 फरवरी के बाद पाकिस्तान में आया, तो ये एक बहुत अहम चीज थी और उनको यही कहना है कि अब जो टारगेट अपने गवर्नमेंट रख रही है वो किस तरह पूरे करेगी, हमें ये समझा दी। इसलिए कि कोरोना एटलीस्ट ये कहा जा रहा है कि मुमकिन तौर पर पाकिस्तान में नवंबर दिसंबर तक रहेगा या जनवरी तक रहेगा, तो उसमें ये कैसे पॉसिबल होगा जो अब इतने बड़े टारगेट अगर जो रखे जा रहे हैं वो कैसे अचीव किए जाएंगे। दूसरी जानिब ये कि अगर हम बात कर लें इस वक्त जो आपने पेट्रोल का बुरान आप देख लें, पेट्रोलियम प्राइसेस के इस वक्त जो प्राइसेस अपनी जगह मौजूद है उसमें गवर्नमेंट किसी तौर पर भी उसको हल करने में दिखाई नहीं देती है और कोई भी जो है वो इस्तेफादा जो है वो हासिल नहीं कर पा रहे। शहर के अंदर मैं आपको बताऊं कि शहर के जितने भी मुज़ाफ़ाती इलाके हैं जो छोटे छोटे बोर्ड के लगते हैं, वहाँ तमाम पेट्रोल पंप आज भी बंद है इतवार के रोज, वहाँ बैरियर लगा के बंद कर दिए गए हैं और उनको जो कोई पेट्रोल दस्तयाब नहीं है शहर के अंदर। इसके अलावा जो है तकरीबन 6 जो कंपनीज हैं उनके खिलाफ FIR जो है वो लॉन्च कर दी गई है और उनके CEO को जो है वो बाकायदा FIA ने कल जो 15, 16 और 17 को जो है वो तलब किया। तो ये तमाम सूरत हाल है। सब बजट से किसी तौर पर जो ताजिर बरादरी है वो जो है वो एग्री करती हुई है, उसको जो है वो मानने को तैयार नहीं है। गवर्नमेंट ने जो इस पर जो तमाम चीजें रखी हैं वो किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं होंगी और उस पर जो है वो गवर्नमेंट उसको पूरा नहीं कर पाएगी। लेकिन अब देखना है कि किस तरह जो गवर्नमेंट तमाम चीज़ आज़ाद रख रही है उसको कैसे पूरा करेगी, इसलिए कि तमाम सूरत हाल किसी भी तौर पर जो है वो समझने में नहीं आ रही हैं। और जी नबील कबूल साहब, देखने पे मुझे याद आया, देखना तो फैज़ अहमद फैज़ भी चाहते थे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। ताहम एक अच्छी बात जो देखने में आई है वो ये कि 3 अस्पतालों को कराची के सर 14 अरब रुपए वफाकी हुकूमत ने 1 दहाई के बाद ये इनायत हुई है और कराची के अब अस्पतालों के लिए 14 अरब रुपए मख्तस किए हैं। इसी के साथ साथ एक मिली जुली खबर और वो ये कि कराची के लिए बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी जो है वो आधी कर दी गई है। अब 50 के बजाय 25 अरब 50 करोड़ रुपए कराची को नसीब होंगे। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है, गुमान है, पता नहीं ऐसा होगा या नहीं, कि शायद इससे कराची में बिजली जो है वो मज़ीद महंगी होगी। कुछ फरमाइएगा। देखिए, बिजली इससे ज़्यादा और क्या महंगी होगी। मैं समझता हूँ बुलंद तरीन सतह के ऊपर जो है बिल आ रहे हैं। अगर इससे मज़ीद और महंगी हो जाएगी तो मैं आपको बताऊं कि लोग जो है सिविल डिसओबीडियंस शुरू कर देंगे, कोई बिल नहीं देगा। लोग, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर लोगों ने कुंडे पे जो है चला रहे हैं। मतलब आप सिविल नाफरमानी की तरफ मुल्क को लेकर जा रहे हैं। अगर आप इतना महंगाई करेंगे, एक आदमी सोचेगा कि यार मैं बिल दूं या मैं अपने बच्चे का पेट पालूं या उसका भूख को मिटाऊं मैं, तो वो आदमी जो है वो क्या करेगा। वो देखें, ये जितने क्रिमिनल हैं, डाकू कैसे बनते हैं, ये इसी तरह चोर बनते हैं कि जब उनको उनके हुकूक नहीं मिलते हैं। ये बड़े बड़े डकैत जो हमने जिनके इंटरव्यू किए हैं या आपने जो चलाए हमने जो सुने हैं,
ये अंदरूनी सिंध में ये हारी होते थे, बड़े बड़े ज़मींदार के हारी होते थे। वो कहते हम पे जुल्म होता था, हमें जो है हमारा हक नहीं मिलता था, हम डाकू बन गए। तो फिर आप लोगों को सिविल नाफरमानी की तरफ लेकर जा रहे हैं। आपने ये जो बात की कि जी ये प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, प्राइवेटाइज में आप स्टील मिल को आपने कर दिया, अब आप PIA को करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा आप करें, अल्लाह करे कि आपको जो है उसके नतीजे अच्छे मिले, लेकिन पाकिस्तान रेलवे को मत करना, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने शेख रशीद को ये बात जब बताई तो वो बेचारे को सदमा हुआ, और आपको पता है कि इस वक्त वो बीमार है, हॉस्पिटल में। तो अल्लाह उनको सेहतियाब करे और अल्लाह उनको इस सदमे से और कोरोना से भी निकाले। पाकिस्तान रेलवे का कोई ये प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, क्योंकि जिस दिन ये इन्होंने रेलवे को प्राइवेटाइज किया तो फिर शेख रशीद रिज़ाइन कर लेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हुकूमत है ये सिर्फ इस्तिखारा पे नहीं चल सकती है। हुकूमत में आपको टीम चेंज करना पड़ेगा। इमरान खान साहब, आपकी टीम जो है नालायक है, आपकी टीम नाअहल है, आपकी टीम नाकाम हो चुकी है। इस थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, आपका लिंक भी मेरे ख्याल फ्रीज हो रहा है। थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा के साथ मैं शहबाज अहमद साहब के पास जाऊँगा। शहबाज, इमरान खान साहब की टीम के हवाले से जो इंकशाफात अभी अपने तौर पर नबील कबूल साहब फरमा रहे थे, उससे क़ता नज़र जो वजाहतें हुकूमत की जानिब से, रियाज फतियाना साहब की जानिब से अब तक के प्रोग्राम में सामने आई हैं, आप उसको किस तरह से इवेल्यूएट करेंगे इख्तिसार के साथ, ताकि फिर मैं ब्रेक की तरफ जाऊँ? जी देखिए, जो फतियाना साहब हमारे बड़े मोहतरम हैं, इसमें कोई शक नहीं कि वज़ीर आज़म की पॉलिसीज़ अच्छी हैं, मगर जो टीम है वो उस तरह से वो अमल दरामद पर करवा नहीं पा रहे। किसी भी महकमे में चले जाएं, किसी भी जगह पर चले जाएं, जहाँ भी हैं किफ़ायत शहरी अच्छी बात है। 2 सालों में इन्होंने किफ़ायत शहरी की इंटरटेनमेंट जो एक बड़ा बजट होता था उसको कम किया, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। मैं वो आपको बताऊँ कि मार्च के महीने में इन्होंने जो अरकान पार्लियामेंट की जो मराहत है उसमें इजाफा किया था, और इस वक्त एक रुकने पार्लियामेंट 8,75,000 के वाउचर जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप अगर किफ़ायत शहरी कर रहे हैं तो आपको इस तरफ भी आना चाहिए कि जो अरकान पार्लियामेंट की मराहत हैं उसको भी आपको कम करना चाहिए। मिनिस्ट्रीज़ को आपने कम किया, लेकिन गवर्नेंस को जो है वो बेहतर बनाना होगा। गवर्नेंस क्योंकि इस वक्त कहीं भी नज़र नहीं आ रही। तहरीक इंसाफ की इस वक्त वफाक में हुकूमत है, 2 सूबों में हुकूमत है, और एक सूबे में तहरीक इंसाफ की जो है वो कोalition गवर्नमेंट है। यानी कि इस वक्त मेन जो इमरान खान ही सबको लीड कर रहे हैं। इमरान खान लाहौर भी गए थे और मंगल को अब वो कराची भी जा रहे हैं, वहाँ पे सियासी मुलाकातें भी वो करेंगे। तो 2-3 चीज़ें जो है वो बेहतर बनाने की ज़रूरत है इस बजट में। मुझे जो लग रहा है क्योंकि एक तो तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा नहीं किया गया, दूसरा हफीज शेख साहब ने कहा है कि इस पर नजरसानी हो सकेगी। तो मुझे लग रहा है कि अगर अपोजिशन एहतजाज करे शायद तनख्वाहों पेंशन में इजाफा एक तो हो जाए। और जो इस वक्त सूरत हाल है, क्योंकि इन्होंने एक तो ये कहा कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, लेकिन टैक्स हदफ बढ़ा दिया है। तो ये मुझे बात समझ नहीं आई कि ये टैक्स हदफ जो इन्होंने बढ़ाया ये कहाँ से पूरा किया जाएगा। कुछ और चीज़ें जो अभी समझना बाकी है, यहाँ थोड़ा सा एक मेरा ख्याल है हमें तवक्कुफ करना पड़ेगा। कॉल दी गई है, ब्रेक से वापस आते हैं तो अपने प्रोग्राम को किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इख्तितामी लम्हात। रियाज फतियाना साहब, नासिर हुसैन शाह का एक बयान आपकी खिदमत में नज़र करते हुए नासिर हुसैन शाह साहब फरमा रहे हैं कि अब मिनी, माइक्रो और स्मार्ट बजट आएंगे। इससे क़ता नज़र सिंध वालों के लिए मेरा ख्याल है एक अच्छी खबर या काइंड ऑफ अच्छी खबर कि सिंध के बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कम अज़ कम 5% इजाफा जो है वो मुतवक्को है। सर, आपके ख्याल में आप इसे पॉलिटिकल स्टंट करार देंगे या वक्त की एक ऐसी अहम ज़रूरत जिसका इदराक करने में सूबा कम अज़ कम कामयाब हुआ? पहले तो वजाहत करना चाहूँगा, अभी एक मेरे मौजूद साथी ने कहा कि जी अरकान असम्बली की मराहत में इजाफा हो गया, कतई नहीं है। उन्होंने कहा कि 8 लाख तक ट्रैवल वोचर्स हो गए, ऐसी कतई बात नहीं है, बिल्कुल नामुनासिब बयान है। 3 लाख का सालाना ट्रैवल वोचर्स मिलते हैं अरकान कौमी असम्बली को। पिछले साल से उसमें इजाफा नहीं हुआ, वही है, कोई मराहत में इजाफा नहीं हुआ। 3 बजट में तनख्वाह मुजम्मद कर दी गई है। पहले हर साल बजट के साथ अरकान असम्बली की तनख्वाह भी सरकारी मुलाजमीन की तरफ बढ़ती थी। 2018, 2019, 2020 3 बजट में उसमें इजाफा नहीं किया गया। इसके साथ ये है कि तेल सस्ता हुआ है, लेकिन महंगाई काम करने को बिजनेसमैन सबका तैयार नहीं है, अपने मुनाफे को कम नहीं करना चाहता।
हम उसको महंगाई को कम करने के लिए पूरे इकदाम कर रहे हैं। सारा सूद हमने 8% तक नीचे डाउन कर दिया है। हेल्थ सेक्टर को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। सब्सिडी फ्रॉड जो होता था उस पर हमने कड़ी नजर रखी हुई है। खुला खाता नहीं है। हायर एजुकेशन कमीशन यूनिवर्सिटियों के बजट में इजाफा किया है। सर, वक्त की नहायत शदीद कमी का शिकार हूँ। अगर आप सिंध के बजट पर आएँ तो मैं नबील कबूल साहब के पास जाऊँ। जी, मैंने अर्ज किया, वो उन्होंने टोकन 5% इजाफा किया है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उनकी अपनी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है, बड़े से वो 50% इजाफा कर दें। हमने तो वही किया जो हमारी जेब में है, वही हम दे सकते हैं। मैं समझता हूँ इस मौके पे सारी कौम को सेक्रीफाई करना है। हुकूमत आवाम की मुंतखब है, इन्हें कौम के मसाइल स्पेशली हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, उस तरफ तवज्जो ज़्यादा देनी है। तो अगर हम गरीब लोगों को भी हमने गुजारा लोन देना है। एहसास प्रोग्राम के तहत आप राइट सर, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है क्योंकि फिर वक्त जो है वो हाथ से निकल जाएगा। नबील कबूल साहब, कौम से एक और कुर्बानियों का ये तकाजा जो हुकूमत की जानिब से इस वक्त किया है, सर आपके ख्याल में कौम ये कुर्बानी तो दे ही रही है, देगी ही, लेकिन अगर यहाँ सिंध में सरकारी तौर पर ये 5% इजाफा जो काबिल अमल, अगर ये अमल दरामद इस पर हो गया तो क्या समझते हैं आप किस हद तक आवाम को आप रिलीफ या कम से कम रिलीफ नुमा फराहम कर पाएंगे? देखिए, 5% वफाक की तरफ से फ़ंड मिलेगा सिंध को, लेकिन सिंध जो है वफाक को 15% जो है वो दे रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये 5% से कोई इतना बड़ा जो है फ़ायदा नहीं होगा सिंध हुकूमत को या यहाँ पर इन फंड। अब हमारा जो मेन कंसर्न है इस बजट में वो हेल्थ का है। देखिए, इन्होंने कहा कि हमने 3 जो बड़े हॉस्पिटल हैं उनके लिए फ़ंड दिया है। साथ साथ इन्होंने कहा हम एक्वायर भी कर दें कि फेडरल गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट से वापस ले लेगी, हम एक्वायर करेंगे। पहले जिना हॉस्पिटल, आप खुद कराची के रिहायशी हो, जिना हॉस्पिटल का हाल पहले क्या था और अब क्या है वो फ़र्क साफ ज़ाहिर है कि वफाकी हुकूमत, वफाक यानी वफाक की हम जब बात करते हैं हम प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं। मुझे बताएं प्राइम मिनिस्टर कराची क्यों नहीं आते? अभी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? लास्ट मोमेंट में वो कैंसिल कर देते हैं। कराची देखिए, उनको पता है कि उनके 14 MNAs कैसे इलेक्ट हुए। तो मुझे पता है कि एक MNA जब उनसे मिलने गया और उसने कहा मैंने फ़िलहाल पार्टी के हेड को हराया है, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बड़े ज़ोर से हंसे। उसने कहा तुमने नहीं हराया, मैंने हराया। तो मकसद कहने का ये है कि जब उनको पता है कि अगले इलेक्शन में कुछ इधर मिलने वाला नहीं है, मैं नहीं समझता हूँ। देखिए, मैंने पहले भी ये बात की है कि अगर 2020 में ये कोरोना नहीं आता तो ये इलेक्शन का साल होता, क्योंकि इस मुल्क को बचाने के लिए ऐसी हुकूमत जिसको जिन्होंने ये समझा कि नबील कबूल साहब, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है सर, वक्त की शदीद कमी काफ़ी। जनाब मन, ये मुझे बताइए क्या कुछ किया जा सकता है इस एक मुख्तसर से वक्त में कि ताजिर बरादरी जो है थोड़ा सा सुकून कम से कम ज़रूर महसूस करे? देखिए, ताजिर बरादरी जो कि अभी फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा जो है वो मायूस नज़र आती है। तो हम उसका कहना ये है कि अगर गवर्नमेंट को चाहिए था कि वो जो अपने टैक्सेस उसने बढ़ाए तो नहीं है, लेकिन ये जो इस वक्त सूरत हाल है वो जो अहदाफ हैं उनको मिनिमाइज़ करती और रोज़गार के मौके जो इस वक्त हैं उसको बढ़ाने की ज़रूरत थी, ताकि जो इस तरफ पाकिस्तान में कोरोना की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है उसको कम से कम फैलाव को रोका जा सकता कि इस वक्त जो बेरोजगारी का अफरीद पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है। दूसरी जानिब उनका कहना यह था कि जो प्रपोजल्स दिए गए थे बजट के अंदर, जिसमें अगर हम उनका कहना यह है कि सर्विसेज सेक्टर के अंदर, उसके अलावा जो दीगर थे एग्रीकल्चर के अंदर, वो किसी भी तौर पर जो है वो गवर्नमेंट ने उसको जो है वो फॉलो नहीं किया और उसको जो है वो मद्देनजर नहीं रखा है। उनका ये कहना था कि टैक्सेस जो अब की जो बात की जा रही है, टैक्सेस जो है वो गवर्नमेंट कैसे अचीव करेगी, ये गवर्नमेंट को समझाना होगा ताजिरों की जो सूरत हाल उसके अंदर। दूसरी जानिब अगर जो मजमूई तौर पर जो ताजिर बरादरी है वो किसी तौर पर भी और किसी हद तक भी जो है वो सेटिस्फाइड जो है वो नज़र नहीं आती है इससे जो परसों बजट पेश किया गया इसके हवाले से। और अब देखना ये है कि ताजिर बरादरी का आगे स्टांस क्या होता है। और क्योंकि इस वक्त जो इकॉनमी की सिचुएशन है, अगर हम बात कर लें ओवरऑल, अगर सिर्फ कराची की बात कर लें, कराची की सूरत हाल के अंदर इस वक्त जो है मजमूई तौर पर बहुत ज़्यादा ख़राब सूरत हाल है। बेरोजगारी के हवाले से बहुत ज़्यादा नंबर्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। जो महंगाई है उसका इतना ज़्यादा है कि पेट्रोल कम होने के बावजूद आगे लेके चलना चाहूँगा। शहबाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज, ये मुझे बताइए, इस वक्त जो चैलेंजेस हुकूमत को दरपेश हैं, अपोजिशन को राम करने में तो हुकूमत नाकाम दिखाई देती है, लेकिन
वो एक क़ुव्वत जो हुकूमतों को बरसर इक़्तिदार लाती है, अवाम, जमहूर। आपके ख़्याल में हुकूमत की ये तौजीहात अवाम को मुतमईन करने में किस हद तक कारामद या मुफीद साबित हो सकती हैं? और जो अपील बिलावल साहब ने फरमाई है, उन्होंने अवाम से मज़ाहमत की अपील की है, मज़ाहमत किस बेस पे अवाम से वो चाह रहे हैं कि क्या सोच रहे हैं? खुदा न खास्ता क्या जिस तरह से नबील कबूल साहब ने कहा सिविल डिसोबीडियंस या सिविल नाफरमानी की कोई तहरीक वो खुदा न खास्ता शुरू करवाने की ख्वाब देख रहे हैं या कुछ और आप क्या ये ख्वाब पूरा होते देख रहे हैं? नहीं, इस वक्त तो अपोजिशन का मुझे खासी कमज़ोर नज़र आ रही है। वो इसलिए कि मुस्लिम लीग नून की तो जो मुल्क की इस वक्त बड़ी जमात है और अपोजिशन की बड़ी जमात है, उसकी जो मेन जो उसकी लीडरशिप है वो तो क्वारंटाइन है। शहबाज शरीफ से लेके आप तमाम देखें तो वो तो मुझे लग रहा है कि बजट स्पीच में भी हिस्सा नहीं ले सकेंगे। और इस बार जो देखें, जब भी हुकूमत होती है, हुकूमत कहीं भी हुकूमत का फेलियर हो तो अवाम की नज़रें होती हैं अपोजिशन के ऊपर कि अपोजिशन उनको हुकूक दिलवाएगी। लेकिन इस बार ये अपोजिशन ही महज बातों तक नज़र आ रही है, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब भी जो बजट इजलास है उसमें शरीक नहीं हो सके थे। मुस्लिम लीग नून की तरफ से कोई खास हिकमत अमली नज़र नहीं आ रही। लेकिन फिर भी हुकूमत को, क्योंकि अवाम ही इन्हें इलेक्ट करती है और 2 सालों में अभी तक तो कोई इस तरह का रिलीफ नहीं मिल सका। और वजाहत के लिए फतियाना साहब जो कह रहे थे वाउचर वाली बात, इनके कि ये चेक कर लें, मार्च के महीने में कैबिनेट का इजलास हुआ था जिसमें इसकी मंजूरी दी गई थी, तो ये देख लें वो अरकान पार्लियामेंट से मुतालिक। लेकिन ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि ये गवर्नेंस को बेहतर बनाएं। इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट जो दरपेश इशूज़ हैं, बहरान चीनी का आया, आटे का आया, पेट्रोल आपने सस्ता किया लेकिन पेट्रोल नहीं मिल सका है। तो अपोजिशन की बात करें तो अपोजिशन इस वक्त मुझे जो मज़ाहमत है वो कहीं पर भी इस तरह नज़र नहीं आ रही। अब ये कोरोना की वजह से मुस्लिम लीग नून तो क्वारंटाइन है, पीपल्स पार्टी भी अमली तौर पर नज़र नहीं आ रही है। अब हुकूमत पर डिपेंड करता है कि अभी इस बजट पे, क्योंकि अभी कल जब इजलास होगा तो उसमें जो मुस्लिम लीग नून के जो इस वक्त डिप्टी जो पार्लियामेंट लीडर हैं इस वक्त ख्वाजा आसिफ, वो शायद उससे तकरीर से आगाज़ करेंगे। तो अब देखते हैं कि क्या होता है कि अपोजिशन के इस बजट को पार्लियामेंट में तस्लीम करती है। लग तो ऐसे रहा है कि मज़ीद मिनी बजट जो वो हुकूमत को लाने पड़ेंगे और शायद हुकूमत को भी अब अपने इस बजट पर नज़रसानी जो है वो करनी पड़ेगी। लेकिन ये इस बजट में कोई खास मरात अवाम को हमें अब तक नहीं मिली। राइट, ये था नाज़रीन हमारा आज का प्रोग्राम। ये थे हमारे मेहमान नबील कबूल साहब, रियाज फतियाना साहब, कफ़ील अहमद, नुमाइंदगान बोल न्यूज़ कराची और इस्लामाबाद। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते बशर्ते ज़िंदगी आपसे मुलाकात होगी। फ़ी अमान अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।